मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दीपक हीरा रंगनाथ की लिखी कहानी पुरु की होली। इस साल फागुन में ही धूप चुभने लगी थी। दिन ढलने पर भी हवा गर्म की गर्म ही रहती। होली का दिन आते आते तो टीन की छत भट्टी हो जाएगी। घड़ी की टूटी हुई सुई 3 बजा रही थी। पुरु ने खिड़की के बाहर नजर दौड़ाई। रास्ता खाली था। उसने अपना घड़ा उठाया और नाक की सीध में चलने लगा। बगल वाली बिल्डिंग की पार्किंग में एक नल लगा था, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाला नल। पुरु ने दौड़कर नीचे घड़ा रखा और नल खोल दिया। उसके कान आती जाती हर आहट को सुन रहे थे। धड़कन रोज की तरह आज भी तेज थी। बिल्डिंग का मैनेजर कहीं से चला ना आए। वैसे तो इस वक्त वो अपनी स्कूटर लेकर किसी से मिलने जाता है और ठीक 5 बजे वापस लौट आता है। अभी 2 घंटे थे, लेकिन वॉचमैन भी तो कम खड़ूस नहीं था। पिछले इतवार को डांट दिया था उसने पुरु को। ए लड़के, खाली एक घड़ा ले जाओ, हाँ, पानी का फुकटे में आ जाएगा। इधर बिल्डिंग वालों को कम पड़ गया तो हम गाली खाएंगे, बुझे। और वो पहली मंजिल की बैल्कनी वाली जेनी आंटी, वो भी तो पुरु को देखते ही ज्ञान देने लगती थी। चोरी ठीक नहीं बेटा, वो भी पानी का चोरी नहीं बेटा, पाप होता है। पानी घड़े से निकलकर बाहर बहने लगा तो पुरु की तंद्रा टूटी। उसने घड़ा उठाया और उसी रफ्तार से घर की तरफ चलने लगा। एक बूंद भी छलकाए बिना वो घर पहुंच गया। अब तो माहिर हो गया था वो इस खेल में। उसने तीनों हांडियों पर एक नजर डाली। सिर्फ एक भरी हुई थी। नीला ड्रम तो पूरा ही खाली था। अंदर झांक कर बोलो तो उसमें आवाज गूंजती थी। यानी आज पानी भरने में 2 घंटे जाने वाले थे। 12 की उम्र में ही पुरु सारा घर संभालने लगा था। अम्मा अगल बगल के 4 घरों में भांडे बर्तन के काम करती और बाबा दिहाड़ी मजदूरी करने चले जाते। अब जैसे जैसे होली नजदीक आ रही थी, अम्मा का काम बढ़ता जा रहा था। वो किसी के घर जाकर सफाई करती तो कहीं गुजिया बनाने चली जाती। कुछ लोग उससे नए पर्दे सिलवाते तो कुछ पूरन पोली बनवाते। उसके पास एक पल की फुर्सत नहीं थी। बाबा भी तो शहर के बाहरी इलाके में जो पहाड़ी थी ना, वहां से लकड़ियां तोड़कर लाते और उपलों के साथ लकड़ियां भी बेचते। इसीलिए सारा आंगन रसोई का बीड़ा पुरु ने उठा रखा था। अम्मा के लौटने के पहले वो कुकर चढ़ा देता, आटा मार देता, कई बार तो तरकारी काट देता या सिलबट्टे पर मसाला पीस देता। 12 बजे स्कूल से लौटकर आता तो दिन के बर्तन भी वही करता था। पुरु का घर एक अदबनी बिल्डिंग के अहाते में था। बाबा इसी बिल्डिंग में वॉचमैन का काम करते थे जब ये बन रही थी। लेकिन 6 महीने पहले कुछ अफसर आए और कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया। तब से ये बिल्डिंग आधी ही पड़ी थी। बिल्डर ने बाबा को काम से निकाला नहीं, लेकिन पगार आधी कर दी थी। पुरु के घर के बगल में एक दूसरी बिल्डिंग थी जहां नल लगा हुआ था। उसी में रोज 3 से 6 बजे तक पानी आता था। पानी भरने के ये 2-3 घंटे सबसे मुश्किल होते थे। सबकी नजरों से बचकर ये काम जो करना होता था। लौटते वक्त वो घड़े पर नजर गड़ाए रखता। क्या पता ऊपर वाली मंजिल से कब किसके एसी का पानी उसके घड़े में टपक जाए और सारा पानी फेंक कर दोबारा भरना पड़े। रोज जब वो आखिरी घड़ा भरता, एकदम धीमी आवाज में सीटी बजाता। पार्किंग के एक कोने में सोया हुआ भूरे रंग का कुत्ता पूंछ हिलाता हुआ दौड़कर उसके पास चला आता। जैसे ही पुरु घड़ा उठाकर कमर पर टिका देता, कुत्ता नल से गिरता हुआ पानी पीता। फिर पुरु नल बंद कर देता और दोनों पुरु के घर की ओर चल पड़ते। आज पुरु घर लौटा तो सूरज अभी ढला नहीं था। दिन लंबे हो गए थे ना। उसने आखिरी घड़ा ड्रम में उड़ेला और जर्मन के एक डब्बे से थोड़ा सा बाजरा निकाला। उसे याद आया कि स्कूल में बताया था कि जर्मनी में एक ज़माने में एल्युमिनियम बर्तन बनते थे, इसीलिए उन बर्तनों को जर्मन के बर्तन कहा जाता था। उसने मुट्ठी भर बाजरा और कटोरा भर पानी बाहर निकालकर टीन की छत पर रख दिया। कुछ गौरैया वहाँ नियम से पानी पीने और दाना चुगने आती थीं। अम्मा अक्सर कहती, हमने तुमने जगह जगह मकान कर लिए ना, अब वो कहाँ जाएंगी दाना पानी के लिए। इतना तो प्रायश्चित आदमी कर ही सकता है ना। पुरु को हमेशा लगता कि अम्मा को उसके स्कूल में आकर पढ़ाना चाहिए।
कितना कुछ तो जानती थी वो। घर के पिछवाड़े में लगे नारियल में पुरु ने एक मग्गा पानी डाला और वहीं पल भर को बैठ गया। अम्मा के आने में अभी देर थी। ये पुरु का चैन वाला, सुकून वाला समय होता था। वो उठा और अदबनी बिल्डिंग की सबसे ऊंची मंजिल पर आ गया। ये उसका सपनों वाला घर था। ईंटों से बनी बड़ी बड़ी खिड़की से डूबता हुआ सूरज नजर आ रहा था। हर कमरे में तूफान की तरह हवा घुस रही थी। पुरु ने कितनी बार सोच लिया था, इस तरफ जहां बड़ी सड़क की ओर खिड़की खुलती है ना, वहां वो अम्मा बाबा का कमरा बनाएगा, और दूसरी तरफ जहां डूबता हुआ सूरज और उगता हुआ चांद दिखता है, वहां वो अपना और पीहू का कमरा बनाएगा। पीहू उसकी क्लास में पढ़ती थी। जब भी पुरु के पेन की इंक खत्म होती, वो अपनी इंक देती थी। इस लेन देन में दोनों की उंगलियां नीली हो जाती। पीहू ने कई बार अपनी उंगलियां पुरु की बेंच पर छाप दी थीं। पुरु अक्सर उन पर हथेली फेरता रहता। पुरु ने सोच लिया था कि बड़ा होकर पीहू से ही शादी करेगा और यहां इस बड़े से कमरे को अपना कमरा बनाएगा। आज वो जब खिड़की पर अपने ख्यालों के पर्दे चढ़ा रहा था, एक फुटबॉल आकर उसके पांव से टकरा गई। सामने वाली बिल्डिंग में उसे एक लड़का दिखा जो अपनी बॉल मांग रहा था। शायद नया नया आया होगा। उस लड़के की सफ़ेद टी शर्ट और चमचमाते जूते देखकर पुरु ने एक झूठी मुस्कान उसकी तरफ फेंक मारी और बॉल को उसकी तरफ उछाल दिया। पुरु पलट ही रहा था कि उस लड़के ने उसे कंपाउंड वॉल की जाली के पास आने का इशारा किया। पुरु नीचे उतरकर जाली के पास आया तो उस लड़के ने कहा, मेरा नाम आदित्य है, मैं यहाँ कल ही आया हूँ, तुम फुटबॉल खेलते हो? पुरु ने एक नज़र उन दोनों के बीच खड़ी ऊंची जाली को देखा। खेल लेता हूँ, लेकिन मुझे ठीक से नहीं आता। मैं सिखा दूंगा, कल खेलें 3 बजे? 3 बजे तो पुरु पानी भरता था। उसने कोई जवाब नहीं दिया और पलटकर अपने घर की ओर चलने लगा। रात को अम्मा रोटियां बेल रही थीं और पुरु उन्हें केरोसिन के स्टोव पर सेंक रहा था। तू परे हट, मैं कर लेती हूँ, स्कूल का कुछ काम कर ले अपना। अम्मा ने हड़काया और खुद ही रोटियां सेकने लगी। अम्मा कभी चिमटा नहीं इस्तेमाल करती थी। पुरु उसकी उंगलियों को देखता रहा। तवे के ताप से जली हुई उंगलियां, नाखून उधड़ चुके थे, पोरों की चमड़ी सख्त हो चुकी थी। अब किसी आग का उन पर असर नहीं होता था। पुरु ने अम्मा से सवाल किया, अम्मा क्या हम अपने घर में पानी का नल नहीं लगवा सकते? अम्मा की हंसी छूट गई। तू भी अपने बाप की तरह भोला ही रहेगा पुरु। कौन नल लगाएगा यहाँ? हम लोग यहाँ रहते हैं, इसका कोई कागज पत्तर है अपने पास? आजकल आदमी पे नहीं, कागज पे भरोसा करते हैं। मतलब? पुरु गौर से सुनने लगा। अम्मा का स्कूल शुरू हो गया था। अम्मा ने उंगली से ही रोटी पलटी और बोली, उस दिन बिन्नी बता रही थी उसकी महतारी की पेंशन बंद कर दी बैंक वालों ने। कहते रहे आपके जिंदा होने का कोई कागज ही नहीं है। आपने पिछले महीने फार्म नहीं भरा, अब हम कैसे मान लें आप जिंदा हैं? पुरु हंसने लगा। अब बताओ लल्ला, बुढ़िया सामने खड़ी है फिर भी कहते हैं कैसे मान ले कि आप हैं? यही है दुनिया। लेकिन अम्मा, दुनिया हमारी बात कब मानेगी? पुरु ने सवाल उछाला और किताब बंद करने लगा। उसे बंद मत कर लल्ला, उसी से होके दुनिया तुमको मानेगी। पढ़ लिख जाओ, सब मानेगी। पुरु अम्मा की बातें सीने से लगाकर सो गया। आज पुरु जरा जल्दी ही स्कूल पहुंचा था। क्लास में अपना बस्ता पटककर वो सीधा मैदान के कोने में लगे एक नल के पास पहुंचा। वो कई दिनों से टपक रहा था। रोज ढेर सारा पानी नाली में बह जाता। पुरु ने आज उस नल की गर्दन पर पानी रोकने वाला आटा चिपकाया जो उसे हार्डवेयर की दुकान के पास गिरा हुआ मिला था। अब बस वो आटा सूख जाए तो नल से पानी टपकना बंद ही हो जाए। उसे इन दिनों हर जगह जाया होता हुआ पानी नजर आता। माली बाबा स्कूल के गार्डन में पाइप खुला छोड़कर घंटों फोन पर बतियाते रहते। प्रिंसिपल मैडम की गाड़ी वॉचमैन चाचा रोज ही धोते थे। लेकिन उसे सबसे बड़ी दिक्कत होती थी होली के त्योहार से। सारी गलियां, सारी सड़कों पर पानी ही पानी बहता रहता। लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर के पानी उड़ेलते। पानी के गुब्बारे इस छत से दूसरी छत तक उछाले जाते। और यही 4 घड़े पानी भरने के लिए पुरु अपने 2 घंटे रोज खर्चा कर देता। वो 2 घंटे जब वो पीहू के साथ उसके मोहल्ले में जाके खेल सकता था, या आदित्य जो उसका नया नया दोस्त बना था
उसके साथ फुटबॉल सीख सकता था, लेकिन यह कमबख्त पानी उसका बचपन खा रहा था। पुरु स्कूल के मैदान वाले नल के पास बैठकर उसके सूखने का इंतजार करने लगा। गेट से पीहू आती हुई नजर आई। वो दौड़कर पुरु के पास पहुंची। पुरु, इस साल तुम हमारे मोहल्ले में आओगे होली खेलने? मुझे पापा ने 2-2 पिचकारियां दिलाई हैं, एक तुम ले लेना। इससे पहले कि पुरु जवाब देता, पीहू ने जोर से नल खोला और मुट्ठी भर पानी पुरु के ऊपर फेंक कर हंसने लगी। नल में लगा आटा खुलकर नीचे गिर पड़ा। पुरु एकदम से पीहू पर बरस पड़ा। आज के बाद मुझसे कभी बात मत करना, मेरी तुम्हारी दोस्ती खत्म। पुरु ने अपना बस्ता उठाया और स्कूल के बाहर दौड़ गया। आज स्कूल में दौड़ने का बिल्कुल मन नहीं था उसका। उसने सोच लिया कि अधबनी बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल वाले कमरे में अब पीहू के लिए कोई जगह नहीं होगी। चौक तक आते आते उसकी चाल धीमी हो गई थी। सड़क किनारे एक पेड़ से टिक कर वो बैठ गया। पेड़ की टहनियां सूख चुकी थीं। सड़क के उस तरफ एक दुकानदार आंगन में गर्म फर्श पर पानी मार रहा था। पुरु ने आसमान की तरफ देखा। बेमौसम बादल भर आए थे। उसका गला भारी हो गया था। सांवले बादलों पर आंख गड़ाए वो बोला, कभी मत बरसना तुम, तरसने दो सबको एक एक बूंद के लिए। पुरु की आंख से एक बूंद गालों पर लुढ़क गई। उसके कदम थक हार कर घर की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में जगह जगह पिचकारियों और पानी के गुब्बारों के ठेले उगे हुए थे। पुरु घर पहुंचा तो देखा कि बगल वाली बिल्डिंग की पार्किंग में नल के पास कुछ लोग खड़े हुए थे। पहले तो वो कुछ ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन जब लोग चले गए तो उसे धुंधला सा नजर आया। तसल्ली के लिए उसने पास जाकर देखा। नल की टोटी बदल दी गई थी। अब वहां नई टोटी लगी थी जिसमें एक छोटा सा ताला लगा हुआ था। आज अम्मा के हाथ बड़े बोझिल होकर रोटी बेल रहे थे। आंखें उल्टे रखे घड़े पर अटकी हुई थीं। बगल वाली बिल्डिंग के नल पर ताला पड़ चुका था। अब कहां से आएगा पानी? नहाना, धोना, बर्तन, कपड़े, रोटी, दाल, किस चीज में पानी नहीं लगता? अम्मा अक्सर कहती, बुझते हुए आदमी के मुंह में गंगा धर देनी चाहिए, तब कहीं जाकर उसे मोक्ष मिलता है। यहां तो जिंदा आदमी के मुंह में गंगा नहीं थी। काहे का मोक्ष और काहे की मुक्ति? अगली सुबह अम्मा और बाबा के काम पर निकल जाने के बाद पुरु अपनी आधी बनी बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर चला आया। खिड़की पर पीठ लगाकर बैठ गया। आज वो स्कूल नहीं गया। अम्मा ने वादा किया था कि वो जिन घरों में काम करती है वहां से 1-2 हांडी पानी मांग लाएगी, लेकिन उतने में क्या होने वाला था? पुरु ने ठान लिया था कि वो कोई न कोई हल निकाल ही लेगा। बगल वाली बिल्डिंग की पार्किंग से किसी ने उसको आवाज लगाई। देखा तो आदित्य था, वही लड़का जो नया नया यहां रहने आया था। उसने पुरु को अपने पास आने का इशारा किया। पुरु ने उल्टा उसे ही अपने पास आने को कहा। आदित्य ने अपने पांव के अंगूठे की चोट दिखाई तो पुरु खुद ही नीचे चला गया। दोनों फिर वहीं मिले, कंपाउंड वॉल की जाली के पास। पुरु और आदित्य की दुनिया के बीच की कंपाउंड वॉल। आदित्य ने अपनी जेब से एक टॉफी निकालकर पुरु की कमीज की जेब में डाल दी और बोला, मेरे अंगूठे में चोट लगी है ना, इसलिए उधर नहीं आ सकता। आज स्कूल भी नहीं गया। जूता पहनो तो दुखता है। पुरु ने उसका अंगूठा देखा। सफ़ेद पट्टी लगी हुई थी। चोट कैसे लगी? संडे को वाटर पार्क गए थे, उधर राइड में लग गई। पुरु ने आदित्य की बात नहीं सुनी। उसकी नज़रें पीछे वाले नल पर ही गड़ी रहीं और उस पर लगे ताले पर। आदित्य जाली से टिककर बैठ गया। अब तुम पानी कैसे भरोगे? पता नहीं, बगल वाली गली में एक नल लगा हुआ है, शायद उधर से। पुरु की आंख भर आई, लेकिन उसने गहरी सांस भरी और खुद को संभाल लिया। वो नल तो बहुत दूर होगा ना, यहीं से तुमको 2 घंटे लग जाते हैं, वहां तो पूरी शाम चली जाएगी। फिर खेलोगे कब मेरे साथ? पुरु मुस्कुरा दिया। अब भी कहाँ खेलता हूं तुम्हारे साथ। आदित्य का चेहरा एक पल के लिए मुरझा गया। फिर वो एकदम से उठ खड़ा हुआ। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। वो पाँव की चोट संभालते हुए हड़बड़ी में वहाँ से निकल गया। दोपहर को पुरु ने घड़ा उठाया और बगल वाली गली में चला गया। वहाँ के नल पर पानी भर रहा था कि सड़क पर पानी के कई सारे टैंकर निकल गए। पुरु ने किसी दुकानदार से पूछा तो उसने टका सा जवाब दिया,
तेरे को क्या करने का है? वो होली के टाइम पार्टी होता है ना, वो नकली बारिश में नाचते हैं, उसी के लिए जा रहा है। तू नाचेगा? पुरु ने घड़ा कमर पर लादा और चल दिया। घर पहुंचकर उसने नीले ड्रम में घड़ा उड़ेला ही था कि किसी ने दरवाजे पर हाथ मारा। पुरु ने मुड़कर देखा तो आदित्य था। मैं नहीं खेल सकता तुम्हारे साथ, अभी बहुत पानी भरना है। पुरु दरवाजे तक चला आया। आदित्य की मुस्कान बड़ी हो गई। खेलने को कौन कह रहा है? मैंने मॉम डैड को मना लिया है, तुम मेरे घर से पानी भरना। आदित्य ने पुरु का घड़ा उठाया और आगे चलने लगा। पुरु दहलीज पर ही खड़ा रहा। वो आज तक बिल्डिंग के किसी भी घर में नहीं गया था। आदित्य ने लौटकर उसकी कलाई थाम ली। दोनों लिफ्ट तक चले आए। आदित्य ने लिफ्ट का बटन दबाया और दोनों अंदर घुस गए। पुरु ने सवाल उछाला, सीढ़ियों से क्यों नहीं जाते? थक जाते हैं ना? आदित्य ने जवाब दिया। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो एक आदमी अंदर घुसा और आदित्य और पुरु बाहर आ गए। पुरु ने आदित्य से पूछा, और वो आदमी कहाँ जा रहा है? वो जिम जा रहा है, थकने के लिए। दोनों ठहाके मारकर हंसने लगे। आदित्य ने चाबी डालकर दरवाज़ा खोला। घर में दाखिल होते ही पुरु चुप हो गया। सफ़ेद फर्श के अक्स में उसे अपना चेहरा दिखने लगा था। वो नज़रें नीची किए आदित्य के पीछे चलता रहा। किचन में आकर आदित्य ने उससे घड़ा लिया और वाटर फिल्टर की छोटी सी पाइप के नीचे रख दिया। पानी की नन्ही सी धार घड़े में बजने लगी। पुरु हौले से फुसफुसाया, ये क्या मशीन है? आदित्य ने भी पुरु के सुर में सुर मिलाया, ये फिल्टर है, पानी साफ करता है। यानी नल में जो पानी आता है वो गंदा होता है? पुरु के सवाल पर आदित्य ने एक पल सोचा और बोला, पता नहीं। पुरु की नज़र एक दूसरे छोटे पाइप पर गई जो फिल्टर से निकलकर किचन के सिंक में पानी फेंक रहा था। क्या ये पानी भी भर सकते हैं? आदित्य को उसके सवाल पर हंसी आ गई। अरे नहीं बाबा, ये पानी तो गंदा है। पता है, 1 गिलास पानी फिल्टर होता है तो 3 गिलास पानी बाहर फेंका जाता है इस सिंक में। टीचर ने बताया था स्कूल में। पुरु ने आंखें बड़ी कर ली। काश वो ये सारा पानी अपने घर पे जमा कर पाता, उसका सारा झंझट ही खत्म हो जाता। पुरु का घड़ा भर गया तो उसने उसको कमर पर लादा और बाहर की तरफ चलने लगा। आदित्य भी साथ हो लिया। लिविंग रूम में उसकी माँ किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, द होल एक्स्ट्रावेगेंजा। 5-6 रुपये में एक बोतल बनती है, MRP 20 है। नाउ यू डू द मैथ। पुरु ने घर पहुंचकर घड़ा खाली किया और आदित्य से कहा, तुम जाओ, मैं वहां से पानी नहीं भरूंगा। आदित्य की आंखों में मायूसी उतर आई। वो हिचकिचाते हुए बोला, फिल्टर का ढेर सारा पानी वेस्ट होता है इसलिए ना। दहलीज पर पुरु और आदित्य दोनों बैठ गए। बिल्डिंगों के जालों में फंसा हुआ सूरज डूब रहा था। पुरु ने आदित्य के कंधे पर हाथ रख दिया। आदित्य ने उसका हाथ हटा लिया। क्या तुम फिर से उस गली से पानी भर के लाओगे? इतनी दूर से? पुरु की आंखों में चमक उतर आई। अम्मा कहती है आदमी को प्रायश्चित करना चाहिए। मतलब पुरु? मतलब पनिशमेंट। पानी बर्बाद होता है तो उसको पाने के लिए इतनी मेहनत तो करनी होगी ना। लेकिन तुमने तो कभी पानी बर्बाद नहीं किया, फिर तुम अकेले क्यों ये मेहनत करोगे? ये कैसा पनिशमेंट है? पुरु ने आदित्य को गौर से देखा और हंसने लगा। वो तुम्हारे बिल्डिंग की जनी आंटी कहती है ना, सबने सिन किया लेकिन एक ने सबके लिए पे किया। आदित्य एकदम से खड़ा हो गया। नहीं पुरु, तुम अकेले नहीं पे करोगे। आदित्य अंदर गया और दूसरा घड़ा उठाकर ले आया। चलो पानी भरते हैं। शाम गहराती रही। आदित्य और पुरु ने मिलकर सारा पानी भर दिया था। जब आखिरी घड़ा भरा तो आदित्य की सांस फूलने लगी। पुरु ने उसे घर में बिठाया, पानी पिलाया। अम्मा घर लौटी तो आदित्य को देखते ही बोली, आज तो किशन जी आए सुदामा के घर। ए पुरु, पोहा काहे नहीं बनाया रे? हम बना देते हैं। आदित्य सारी प्लेट चट कर गया। पुरु का सीना फूल रहा था। तीसरे दिन होली आ गई। पुरु ने खुद को घर में ही बंद रखा। अम्मा और बाबा दोनों काम पर चले गए थे। पुरु खिड़की से बाहर देखता रहा। दूर कहीं से डीजे की आवाज आने लगी। कहीं पार्टी हो रही होगी। वही नकली बारिश वाली पार्टी। मोहल्ले में पिचकारियां चल रही थीं। बैल्कनी से भर भर कर बाल्टियां उड़ेली जा रही थीं। सड़क पर जगह जगह गड्ढों में रंगीन पानी भर गया था। भूरा कुत्ता एक गड्ढे के इर्द गिर्द काफी देर तक घूमता रहा, पानी को सूंघता रहा, फिर हार कर चला गया।
जब से नल में ताला पड़ गया था उसका भी तो पानी बंद हो गया था। पुरु को सब पर गुस्सा आ रहा था। पहले के जमाने में होता होगा ढेर सारा पानी, तब खेलते होंगे ना लोग होली, लेकिन अब तो समझना चाहिए ना। वो बड़बड़ाता रहा। वो उठा और नीले ड्रम में देखा। वो पूरा खाली था। अंदर झांक कर बोलो तो आवाज गूंजती थी। आज तो पानी भरना ही था, लेकिन दूसरी गली से घर आने तक अगर रंग का एक भी कतरा घड़े में टपका तो सारी मेहनत जाया हो जाने वाली थी। आज सुबह अम्मा ने फिर से वादा किया था कि वो किसी के घर से पानी मांग लाएगी। पुरु नीले ड्रम से टिक कर बैठ गया। उसने घुटनों के बीच चेहरा छुपा लिया। उसे पीहू और आदित्य की बड़ी याद आई। 2 दिन पानी भरने के बाद आदित्य की माँ ने उसे उनके घर आने से मना कर दिया था। किसी सोसाइटी वाले ने उनसे शिकायत कर दी थी कि आपका लड़का नलके पर पानी के लिए लाइन में खड़ा रहता है। पुरु की आंख भर आई। इस त्योहार में उसे हर साल ही अकेला महसूस होता आया था, लेकिन इस साल और भी ज्यादा। दोस्त थे लेकिन साथ नहीं थे। पुरु ने आंसू आंख में ही रोक लिए। तभी दरवाजे पर थाप पड़ी। एक और बार थाप पड़ी। पुरु ने हौले से दरवाजा खोला तो सामने पीहू और आदित्य दोनों खड़े थे। पीहू ने उसके हाथों में गुजिया का एक डिब्बा पकड़ाया। आदित्य ने आगे बढ़कर पुरु के गालों पर सूखा लाल रंग लगा दिया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, पीहू बोली, वो पिसा हुआ गुड़हल है और ये हल्दी। सूखी होली तो खेल ही सकते हैं ना। पीहू ने भी पुरु का चेहरा रंग दिया। पुरु ने दोनों को गले से लगा लिया। आदित्य ने जेब से एक काला धागा निकाला जिसमें एक चाबी बंधी हुई थी। उसने पुरु के गले में वो धागा बांध दिया। ये लो नल की चाबी। पापा ने सोसाइटी में बात कर ली है। अब तुम्हें पानी भरने से कोई नहीं रोकेगा। और हाँ, एक और तोहफा है तुम्हारे लिए। वो देखो। पुरु ने आंगन में देखा। वहाँ एक पीले रंग का पाइप रखा हुआ था। पीहू उछल कर बोली, आज से घड़े से नहीं, पाइप से पानी भरेंगे हम तीनों। पुरु के गले में जैसे कुछ अटक गया था। वो हिचकिचाते हुए बोला, तीनों? आदित्य तब तक पाइप लेकर अपनी बिल्डिंग की तरफ चल दिया था। पीछे मुड़कर बोला, हाँ हाँ, तीनों मिलकर भरेंगे पानी। और फिर तुम हमारे साथ फुटबॉल खेलोगे। बस इतनी सी थी ये कहानी।